Hello everyone, this is Harshvardhan Singh, and today we are going to start our very first video of Indian Penal Code 1860, IPC 1860. So, what is IPC? Why there is a need of IPC? IPC की need क्यों हुई और क्या है IPC? So, as we all know that if a person commits a crime, अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो उसे कैसे मतलब कि सजा देंगे, किस तरह से मतलब उसको सजा देनी है. सो इन अर्लियर टाइम्स जो पुराने वेदास में थे तो हम कोड़े मार के किसी ने चोरी करी है तो उसे कोड़े मार के सजा दे देंगे. किसी ने ज़्यादा बड़ी सजा करी है, मर्डर वर्डर करा है तो उसे मतलब के जेल में डाल देंगे या काला पानी की सजा देंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सजा थी उन सब सजा को जो अर्लियर हमारे जो मॉडर्न टाइम में है वो आईपीसी के अंदर डिफाइन कर रखा है कि कैसे उन पनिशमेंट्स को रेगुलेट करके और किस तरह से किस ऑफेंस की, एक पर्टिकुलर ऑफेंस की कौन सा छोटा ऑफेंस है, उन ऑफेंस को क्लासिफाई करना और उनको कैसे पनिश करना, ये सब आईपीसी बताता है. ओके, सो मेनली ये इनेक्ट हुआ था ईयर 1860 में, लेकिन ये 1862 का एक्ट है. बिफोर हम देखते हैं तो 1860 लिखा हुआ आता है, लेकिन ये जो एनफोर्स हुआ था 1862 में हुआ था. एंड एज यू ऑल नो दैट कि जो मैकॉले है, द लॉर्ड थॉमस बेमिंगटन मैकॉले, ही वाज द फर्स्ट लॉ कमिश्नर हु फ्रेम्ड, मतलब आईपीसी का जिसे हम कह सकते हैं फादर ऑफ आईपीसी, लॉर्ड थॉमस मैकॉले जो फुल नेम है, जो लॉर्ड थॉमस बेमिंगटन मैकॉले. तो मैकॉले ने ही आईपीसी को पूरा फॉर्म करा था. फादर ऑफ आईपीसी हम कह सकते हैं, या ड्राफ्टर, फॉर्मर, जो भी है, जो माइंड था इस आईपीसी के पीछे, कैसे किस टाइप के पनिशमेंट होने चाहिए, किस पर्टिकुलर पनिशमेंट को कैसी सजा मिलनी चाहिए, किस ऑफेंडर को मतलब कैसी सजा मिलनी चाहिए, ये सब थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने पूरा डिफाइन करा था. ओके, एंड जो फर्स्ट लॉ कमीशन बना था उसका चेयरमैन भी लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले था, और आईपीसी को ड्राफ्ट भी मैकॉले ने ही करा था. ओके, हाँ. तो आईपीसी का जो मेनली हम इम्पोर्टेंट देखेंगे तो एक्ट नंबर कौन सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत से एग्जाम्स के लिए. सो एक्ट नंबर वाज 45. तो आईपीसी का एक्ट है 45, और ये इनेक्ट हुआ था 6 अक्टूबर 1860 को. ओके, इनेक्टमेंट डेट वाज 6 अक्टूबर 1860. अगर इसको आपको लर्न करना है 6 अक्टूबर को, तो you can see that in Indian 6 letters were there. Okay, in Indian 6 letters were there. So you can notice that in Indian 6 letters were there. तो छह तारीख मतलब है इसकी ये. ओके, आफ्टर दैट फॉर अक्टूबर, अक्टूबर 10वां महीना होता है, 10th. तो इंडियन और कोड को मतलब कि हम मिलाएंगे तो 6 लेटर ये हो गए और 4 लेटर ये हो गए. तो इनको मिला के तो ये 10th मंथ जो है अक्टूबर आ जाएगा. ये एक सिंपल ट्रिक है इसको याद करने की. बाकी इनेक्टमेंट डेट है 6 अक्टूबर 1860, और एनफोर्स हुआ था ये, एज वी ऑल नो दैट इनेक्टमेंट क्या है, जब पार्लियामेंट में वो, एनफोर्समेंट डेट वो है जब पार्लियामेंट की, प्रेसिडेंट की फुल असेंट मिल जाती है और एक्ट लागू हो जाता है. तो 1 जनवरी 1860 को ये एनफोर्स हुआ था. ओके, और टोटल चैप्टर्स इन आईपीसी वर 23. टोटल चैप्टर्स है आईपीसी के अंदर 23, 23, एंड सेक्शंस वर 511. ओके, सेक्शंस वर 511. एक सिंपल ट्रिक है, आप इन सबको याद रख सकते हैं कि टोटल जो चैप्टर्स है 23, अगर 2+3 करेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि यहाँ पे 511 सेक्शंस है. और या फिर अगर आप वो देखेंगे टोटल चैप्टर्स कितने हैं, तो 23 चैप्टर्स वर देयर. ओके, so for mainly IPC or any penal code, mens rea was the main important part. ओके, तो मेंस रे मतलब कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. तो एक्ट इज नॉट कल्पेबल अंटिल योर माइंड इज गिल्टी.
ओके, तो एक फेमस मैगजीम है आईपीसी के लिए आ जाती है बहुत, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट रियर। तो एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैंसिट रियर मीन्स act is not culpable until your mind is not guilty, until your mind is guilty। ठीक है, तो एक्ट को कल्पेबल जब तक नहीं माना जाएगा जब तक आपका माइंड गिल्टी ना हो। ठीक है, हर क्राइम के लिए क्या होता है कि इविल माइंड होना चाहिए, कोई एक बदमाश माइंड होता है कि हाँ मेरे को ये करना ही है, मेरा कुछ ना कुछ खुराफत चलती है। तो इन सब चीज के लिए जो एक इविल माइंड होता है हर क्राइम के लिए, तो वो एक्ट को रॉन्ग डूअर को माइंड से जज होता है। ठीक है, कोई भी अगर पर्सन अगर रॉन्ग डूअर है, कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो गलत है समाज की नज़रों में, पीपल्स की नज़रों में, तो उस चीज उस एक्ट को देखा जाएगा कि वो कैसे उस पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या था, उसके माइंड में क्या चल रहा था। ओके, सो दिस मेंस रिए वाज द पार्ट दैट कि उसके माइंड में क्या चल रहा था। ओके, उसका इंटेंशन क्या था, मेनली इंटेंशन ऑफ द particular person to do that act। so for any offense मेंस रे इज नीडेड, कोई भी ऑफेंस है उसके लिए मेंस रे जरूरी होता है। इसीलिए ये मैगजीम है जो एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस रियर फॉर एक्ट इज नॉट कल्पेबल अंटिल देयर इज अ गिल्टी माइंड। ओके, एक्ट को कल्पेबल जब तक नहीं माना जाएगा तब तक कोई गिल्टी माइंड ना हो। बिफोर मूविंग दैट, पर्सन के माइंड को पढ़ना इम्पॉसिबल है। ओके, वी कैनॉट रीड द पर्सनस माइंड, उसका इंटेंशन क्या है, क्या उसके सडनली एकदम से वो क्या ग्रीवेंस चाहता है, क्या वो करना चाहता है। ओके, तो माइंड अगर वो कोई सर्टेन एक्ट परफॉर्म करेगा, उसके एक्ट परफॉर्म करेगा, लेट सपोज उसने कोई मतलब कि किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, तो उसको उस समय गुस्सा आ रहा था, उसने एक्ट परफॉर्म कर लिया, तब हम देखेंगे कि हाँ यार उसका माइंड ऐसा था, इसका इंटेंशन मारने का नहीं था, लेकिन उसको एकदम सडनली मतलब प्रोवोक करके गुस्सा आ गया, तो वो देखा जाएगा। किसी भी रॉन्ग डूअर को है ना जज करने से पहले उसके माइंड का इंटेंशन, जो उसने एक्ट परफॉर्म कर लिया, उसके बाद में हम जज कर सकते हैं और एक इमीडिएट डिजाइन बना सकते हैं कि उसको वो कैसे मतलब कि आगे परफॉर्म करेगा, या आगे कैसे वो हैबिचुअल ऑफेंडर रहेगा, या आगे वो बड़ा हिस्ट्री शीटर बनेगा, क्या वो मतलब कि एक्ट परफॉर्म करेगा। तो इसमें एक फेमस जूरिस्ट थे, स्टेफन करके नाम था। तो स्टेफन ने कहा था दैट कि इंटेंशन क्या है। स्टेफन ने एक थ्योरी डिफाइन कराई थी इंटेंशन की। तो उसने बताया था कि इंटेंशन वो चीज़ है जो आपके विल को डिफाइन करे, आपके विल से जो एक्ट हो रहा है वही इंटेंशन है। ओके, तो स्टेफन डिफाइन दैट आपके विल से, कोई आपकी इच्छा से जो एक्ट हो रहा है वही मतलब के इंटेंशन है। और अनदर जूरिस्ट वी नो, द फेमस जूरिस्ट सालमन हैज आल्सो गिवन दैट, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी एक्ट होता है, तो सालमन ने ये कहा था कि अगर कोई भी एक्ट होता है दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। सॉरी, सालमन ने ये कहा था कि अगर कोई भी एक्ट होता है तो वहां से दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि उसका मेनली उस एक्ट का कारण उसका इंटेंशनली था या एक्सीडेंटली था। इंटेंशनली मतलब कि उसने बिल्कुल मतलब चाह रखा था कि भाई मैं इसको तो मारूंगा, ठीक है, और एक्सीडेंटली मतलब कि वो जा रहा था एकदम से सडनली किसी को हिट हो गया, तो वो एक्सीडेंटली हो गया। तो सालमन के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी एक्ट हो रहा है तो या तो वो इंटेंशनली हो सकता है या एक्सीडेंटली हो सकता है। इंटेंशन एक्सीडेंटली मतलब उसमें इंटेंशन उसका हार्म करने का नहीं था उसको। सो स्टेजेस ऑफ क्राइम, so mainly there were four stages of crime were there। ठीक है, one was intention, second one preparation, third one attempt, fourth one commission of offense। ओके, मेनली किसी भी क्राइम करने के लिए सबसे पहले उसका क्या होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए उसको, मतलब कि हाँ है कि भाई मेरे को ये करना है, ये काम करना है पर्टिकुलर। अगर कोई वो वर्क कर रहा है तो उसका उसका जो मेन ये कह सकते हैं मुद्दा, हम कह सकते हैं इंटेंशन,
वो होना चाहिए। फिर वो उसी उसी के बेसिस पे वो ले लेता है कि भाई मेरे को किसी को मारना है, तो उसके बिहाफ पे वो प्रिपरेशन करता है, पहले कुछ हथियार हथियार इकट्ठे करेगा, लड़ना है तो बिल्कुल एकदम से लेके आ जाएगा तलवारें वलवारें सब कुछ ये, ठीक है। फिर उसको वही अटैम्प परफॉर्म करना है। उसको अटैम्प कैसे हो जाएगा, तब जैसे ही उसने मतलब कि उस हथियार का यूज कर लिया, उस लकड़ी से मारा उसको, या उस डंडे से मारा, या तलवार का यूज करा, उसने किसी को चाकू मार दिया, ओके। एंड आफ्टर दैट व्हाट वाज दैट, कमीशन ऑफ ऑफेंस। कमीशन ऑफ ऑफेंस कैसे, जैसे ही उस पर्सन को हर्ट हो जाएगा, उसके लग जाएगी, तो वो ऑफेंस कमिट हो गया। तो ये सब एक स्टेजेस ऑफ क्राइम है, ठीक है। आपने जैसे ही माइंड सेट कर लिया कि भाई मेरे को तो मारना है, भले आप किसी पर्टिकुलर अदर पर्सन से करवाएं कोई भी क्राइम, या प्रिपरेशन आप खुद करवा लें, जैसे बहुत से केसेस में होता है कि वो हथियार सप्लाई करते हैं, वो बोलते नहीं है। और कुछ लोग क्या होता है कि सिर्फ अटेम्प्ट के लिए आता है, और कुछ कमीशन ऑफ ऑफेंस के वहां पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि कोई मार रहा है तो वो भी बोलता है कि चल हम भी दो चार मार लेते हैं। तो वो भी मतलब कि उनका इंटेंशन नहीं होता, लेकिन वो मजे मजे में क्या है, साथ साथ में फ्लो फ्लो में मार लेते हैं, तो वो कमीशन ऑफ ऑफेंस होता है। तो इंटेंशन के साथ में क्या होता है कि नॉलेज होना चाहिए उस कंडक्ट को करने के लिए। तो नॉलेज वाज मस्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ द क्राइम और इंटेंशन। तो बिफोर जो एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मैंसिट्रिया, जिस मैगजीन में हमने बात करा कि एक्ट इज नॉट कल्पेबल अंटिल द माइंड इज गिल्टी, ओके। तो इसमें एक फेमस केस हुआ था, आर वर्सेस सॉटी का केस हुआ था। तो इस केस में क्या हुआ था, एक्यूज ने वार किया था आर पर इंटेंशनली। उसका क्या था कि एक्यूज जो आर एक्यूज का था, जो सॉटी एक्यूज है, और आर यहाँ पे वो है प्लेंटिफ। तो आर के ऊपर मेन चीज क्या था, एक्यूज ने मेनली जो सॉटी का इंटेंशन था कि भाई आर को सिर्फ मेरे को धक्का देना है, या उसको मतलब कि गिराना है कैसे भी करके, ओके। उसका इंटेंशन सिर्फ यही था, ब्लो मारना है, उसको धक्का देना है। और सॉटी क्या करता है कि आर को धक्का देता है एकदम से, मतलब ब्लो करता है, और आर गिर जाता है एकदम से, और बेहोश हो जाता है, ठीक है। लेकिन सॉटी को क्या लगता है कि आर आर मर गया, ओके। सॉटी को लगता है कि आर मर गया, बट आर क्या जिंदा था उस समय, उसकी वो चल रही थी। और सॉटी क्या करता है, उस एविडेंस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए सीवरेज में आर को बहा देते हैं, ड्रोन कर देते हैं, बिल्कुल उसको सीवरेज के अंदर डाल देते हैं। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस दैट, तो इन चार पांच कंडीशन थी उसमें। पहला तो उसका इंटेंशन था, सिर्फ इंटेंशन क्या था, उसको मारने का नहीं था, फ्लो करने का था, ठीक है। सेकेंड कंडीशन वाज दैट कि वो आर, जब सॉटी ने उसको धक्का दिया, आर मरा नहीं था, ठीक है। ऑफेंस हुआ था, लेकिन ऑफेंस वाज पीटी ऑफेंस ओनली, आर मरा नहीं था, ओके। आफ्टर दैट क्या हुआ, उन्होंने ड्रोन करा इंटेंशनली एविडेंस को मिटाने के लिए। थर्ड पोजीशन जो है उन कह रहे हैं, एविडेंस को मिटाने के लिए उन्होंने उसको ड्रोन करके मार दिया, मतलब जानबूझ के अब मारा उसको पूरा, ठीक है। वो मरता नहीं, लेकिन उसको मारा गया, ठीक है। उनका इंटेंशन था कि भाई बॉडी को डिकम्पोज कर सकते हैं उसको डुबा के, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज जो है उसमें एक मेंसरिया आता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में मेंसरिया ऐसे आ रहा है कि उनका इंटेंशन था किल करने का उसको, ठीक है, ब्लो करना था। तो उनका इंटेंशन यही हो गया कि भाई इसको कैसे भी करके नुकसान पहुंचाना है। तो एक मेंसरिया था उनका, माइंड गिल्टी था, ठीक है। माइंड के अंदर चल रहा था कि भाई इसको कैसे भी करके मारना है, मतलब जान से नहीं मारना है लेकिन मारना है, वो एक इंटेंशन था। तो ये एक फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम हो गई है, ठीक है। और वो मरा नहीं, सेकंड जो स्टेज हम बोल रहे हैं वो मरा नहीं। तो वो एक्टर्स, ठीक है, वो एक्टर्स भी ये था जिस कारण वो मरा नहीं, ओके। और सेकंड स्टेज पे जो हम बोल रहे हैं, एक्टर्स ये आ गया कि उसकी डेथ सीवरेज में डूबने से हुई, ओके। बिफोर दैट एक्टर्स भी वो जैसे ही उसको ब्लॉक करा, ठीक है, उसमें मेंस ये था इंटेंशन कि भाई उसको मारना है, लेकिन उसमें फर्स्ट स्टेज में एक्टर्स ये नहीं था, क्योंकि अ, वो मरा नहीं था, ठीक है। बट इन सेकेंड स्टेज उनका इंटेंशन तो पूरा हो चुका था, लेकिन उन्होंने इंटेंशन तो था ही, और फिर ड्रोन करके मारा, क्योंकि उसकी सांस चल रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुका था कि वो जिंदा था उस समय, लेकिन ड्रोन करके मारा। तो वहां पे मेंस रियर प्लस एक्टर्स रियर दोनों फ्रेम में आ चुके हैं,
ठीक है। लेकिन जब मतलब कि उनको ड्रोन करना था, जब थर्ड स्टेज में जो ड्रोन कर दिया उन्होंने, तो वहां पे क्या था, वहां पे एक्टस ये तो आ रहा है कि उनको सिर्फ उनको मारना था, ठीक है, लेकिन मेंस ये नहीं आ रहा है क्योंकि वहां पे माइंड उनका वो नहीं था, इंटेंशन नहीं था, माइंड में वो चल नहीं रहा था, उनको तो बस ये था कि भाई इसको कैसे भी करके डिकम्पोज कर दे बॉडी को। So in this case, court held that there are two stages. First stages, even if mens rea was present, but actus rea was absent because person died after the second stage. ठीक है, तो कोर्ट ने भाई यहाँ पे है ना आर को गिल्टी मारा था, सॉरी स्ट्रोक को गिल्टी माना, सॉटी को गिल्टी माना था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज पे, यहाँ पे दो स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज पे मेंसरी, इवन इफ मेंसरी वाज प्रेजेंट, ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे मेंसरी प्रेजेंट था लेकिन एक्टस रिय नहीं था। जब उन्होंने उसको सिर्फ धक्का दिया, उनका माइंड इंटेंशन था, तो उसके लिए उनको सिर्फ पिटी सजा मिल जाती है। अगर वो फर्स्ट स्टेज पे ही रुक जाते, उसको धक्का दे के भाग जाते, तो उनको एक छोटी सी साल 2 साल की सजा मिलके हो जाता सॉर्ट आउट, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, सेकेंड स्टेज पे उन्होंने क्या करा, मेंसरिय नहीं था उनका इंटेंशन, अब था नहीं कि भाई उसको डुबा के मारे या उसको वैसे, बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए एक्टस रिय फ्रेम में आ गया, जिस कारण क्या है, सॉटी को हम गिल्टी ऑफ मर्डर नहीं मान सकते लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर मान सकते हैं। तो ये एक बहुत ये इंपॉर्टेंट केस हो चुका था, ठीक है। तो हमने जैसे ही देखा कि फर्स्ट स्टेज में सिर्फ उन्होंने धक्का दिया और मेंसरिय फ्रेम में आ गया, सिर्फ माइंड गिल्टी था, ठीक है, एक्ट नहीं गिल्टी था, कि एक्ट से मतलब कि उसको मरा वरा नहीं था, ठीक है। लेकिन सेकेंड स्टेज पे जब उन्होंने मारा, तब उनका क्या हुआ था, एक्ट गिल्टी हो गया, जो एक्टस रिया है, ओके। तो एक्ट गिल्टी होने की वजह से उन आर को क्या, सॉटी को क्या कोर्ट ने हेल्ड किया कि वो मर्डर के लिए मतलब कि ट्रायल नहीं करा जाएगा, बट अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए ट्राई करा जाएगा। तो ये एक बहुत से अच्छा डिफरेंसेस है आईपीसी में। तो ये आप सबको देखना है व्हेन यू गेट ऑन द सीट। तो यही आपके जुडिशियल माइंड जो है, अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करके यही सब देखना है कि कहाँ पे एक्ट हुआ है, कहाँ पे एक्टस रिप्रेजेंट है, कहाँ पे मेंस रिप्रेजेंट है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ए ने बी को पुश करा, ठीक है, ए ने एकदम से मतलब कि कहीं कहीं जा रहे थे भीड़ में, और ए ने बिल्कुल एकदम से धक्का दिया गया, ठीक है, पुश करा सडनली, मतलब कि एकदम से पुश करा, उसका इंटेंशन नहीं था, मेंस रिय नहीं था उसका, और ठीक है, मेंस रिय नहीं था, लेकिन एक्ट मतलब ऐसा हुआ कि वो बी गिरते ही मतलब उसकी डेथ हो गई कोई पत्थर से। उसका इंटेंशन नहीं था, जब तक मेंस रिय नहीं प्रेजेंट वाज नहीं था, लेकिन एक्ट हो गया, तो भी मतलब कि ए को हम आईपीसी के अंदर पनिश नहीं करेंगे, ठीक है। पुश करना ऑफेंस नहीं होगा यहाँ प्रैक्टिस में, ओके। जो हम आगे देखेंगे जनरल एक्सेप्शंस में जो है, उसमें मेंस रिय को बाहर निकाल रखा है आईपीसी में, जो सेक्शन 76 से स्टार्ट होगा 106 तक। तो उसमें हम देखेंगे जनरल एक्सेप्शंस में कि बहुत से ऐसे एक्सेप्शंस है यहाँ पे मेंस रिय मतलब कि प्रेजेंट, मतलब मेंस रिय है, हमको लग रहा है कि भाई यहाँ पे ऑफेंस हो सकता है, लेकिन उसको बाहर निकाल रखा है, ठीक है। तो आईपीसी में क्या होता है कि सॉरी, इन लॉ देयर वर टू टाइप्स ऑफ लॉ, दो टाइप्स ऑफ लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजर लॉ, ओके। तो सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ मेनली राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज बताता है, ठीक है। और प्रोसीजर लॉ क्या बताता है कि ऑफेंस से जेल तक का जो सफर होता है ना, वो हमें प्रोसीजर लॉ बताता है कि कैसे ऑफेंस हुआ उसको, ये जो है, ठीक है। तो आईपीसी मेनली हमको ये बताता है कि कौन सा ऑफेंस कैसे होगा, उसकी क्या पनिशमेंट होगी, ये सब हमें बताता है आईपीसी, ओके। आई सब्सटेंटिव लॉ तो मेनली क्या है कि वो एक सब्सटेंस को क्रिएट करता है, ठीक है, एक इन्वेंशन का सब्सटेंसिव बताता है मेनली, ओके। तो दैट वाज द सब्सटेंटिव लॉ। लेकिन आईपीसी क्या है कि हमको ये बताता है कि ऑफेंस कैसा होगा, उसकी पनिशमेंट कैसी होगी। आईपीसी मेनली
कैटेगराइज कर रहा है ऑफेंस को कि उसका वो ऑफेंस किस नेचर का होगा, उसकी पनिशमेंट कैसी होगी, उन सब को डिफाइन करता है। और प्रोसीजर लॉ में क्या होता है कि ऑफेंस से जेल तक का जो सफ़र होता है वो प्रोसीजर लॉ में आता है। तो मेनली जैसे ये ऑफेंस, जैसे आईपीसी हम नेचर में देख रहे हैं कि आईपीसी एक सब्सटेंस को क्रिएट कर रहा है कि उसका ऑफेंस किस नेचर का होगा, उसके पनिशमेंट कैसे होंगे। तो इसलिए आईपीसी इज ए सब्सटेंटिव लॉ। आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है। ओके, लेट मूव ऑन टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, चैप्टर 1 जो हमारा आईपीसी का है। और भाई हाँ, इसमें एक फेमस केस में मेंशन करना भूल गया था, एक्टस नॉन फेसिटरियम नीसी मेंसिटरिया जो है, उसमें एक देबेश्वर भूयान वर्सेस स्टेट ऑफ असम भी एक केस है। राइट डाउन, देबेश्वर भूयान वर्सेस स्टेट ऑफ असम। मैंने मेंशन नहीं करा है इसके अंदर। ठीक है, एक मिनट। So, लेट्स स्टार्ट विद द प्रियम्बल पार्ट ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो प्रियम्बल क्या होती है, प्रियम्बल क्या कह रहा है आईपीसी का, वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड अ जनरल पिनल कोड फॉर इंडिया, इट इज इनेक्टेड एज फॉलो। ठीक है, ये यही बोल रहा है कि जहाँ पे भी एक्सपीडिएंट होगा, जहाँ पे जनरल पिनल कोड डिफाइन करें इंडिया का, वो इनेक्ट होगा किस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आईपीसी एक स्पेशल इनेक्टमेंट नहीं है। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, आईपीसी एग्जॉस्टिव नहीं है। उसके अलावा भी बहुत से पैनल कोड है, यहाँ पे पैनल लॉज हैं जो हम देख रहे हैं, और ये एग्जॉस्टिव नहीं है। बिफोर जो था आईपीसी, जब मतलब कि जैसे अभी जो 2019 में जम्मू कश्मीर एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तो बिफोर क्या था, एक रणवीर पैनल लगता था। ठीक है, तो रणवीर पैनल में क्या होता था, जो भी मतलब कि आईपीसी वाज नॉट, आईपीसी लागू नहीं होता था जम्मू एंड कश्मीर पे, तो रणवीर पैनल के थ्रू मतलब कि सब कुछ गवर्न होता था। लेकिन 2019 में जो ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और आईपीसी लागू होने लगा ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, आर्टिकल 370 के हटने के बाद आईपीसी पूरा लागू होने लगा इंडिया में। तो मेनली आईपीसी का प्रीएम्बल यही कहता है कि आईपीसी एक एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, इसके अलावा बहुत से पैनल लॉज हैं। ठीक है, और ये एक स्पेशल एनेक्टमेंट भी नहीं है कि इतना पूरा स्पेशल माना जाए, एक कॉमन इनेक्टमेंट है। ठीक है, एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड अ जनरल पैनल कोड बताता है ये आपको। ठीक है, टाइटल सेक्शन 1, तो टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड that shall be called the Indian Penal Code and shall extend to whole of India। जो except the state of जम्मू एंड कश्मीर था वो हट चुका है आफ्टर दिस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो आईपीसी अब रणवीर पैनल के थ्रू नहीं, आईपीसी वाज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्ट वाला हटा देना, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 2, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। ठीक है, तो एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर जो टेरिटरी ऑफ विद इन इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस कर रहा है, इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऑफेंडर अगर विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशन, इंडियन नेशनल हो या फॉरेन नेशनल हो, ठीक है, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया डिफाइंड है, जो 12 नॉटिकल माइल्स की या हमने जो डिफाइन कर रखी है इसके अंदर आईपीसी के अंदर, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, तो मेनली वेट 12 नॉटिकल माइल्स तक आईपीसी लागू होता है। तो 1 नॉटिकल माइल्स आई एम
आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट किलोमीटर्स, लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स तक आईपीसी लागू होता है। ये टेरिटरी ऑफ इंडिया डिफाइन करती है। तो कोई भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में अगर कोई भी पर्सन है जो इंडियन नेशन हो या फॉरेन नेशन हो, इवन द शिप रजिस्टर्ड ऑन द नेम ऑफ इंडिया, तो कोई भी ऑफेंडर अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया में ऑफेंस कर रहा है, अगर सेक्शन 2 के अंदर जो इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, तो वो पर्सन लायबल होगा पनिशमेंट के लिए इस कोड के अंदर, जो इंडियन पेनल कोड है उसके अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना कि सेक्शन 2 तो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है। ओके, और सेक्शन 3 says that punishment of offenses committed beyond which by law may be tried within India। ठीक है, तो any person liable by Indian law to be tried for an offense committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। ठीक है, तो इंडिया के बाहर कोई व्यक्ति ऑफेंस करे या फॉरेनर इंडियन व्यक्ति पर ऑफेंस करे, उसके बियॉन्ड भी ऑफेंस हुआ तो इंडिया में ट्राई होगा। ठीक है, तो ये एक चीज यही कहना चाहता था सेक्शन 3। तो मेनली सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करते हैं। जो सेक्शन हमने देखा था 2, 3, 4 जो मेनली सेक्शन 2 तो इंटर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात कर रहा था, और 3 and 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन 3 यही बोल रहा है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। ठीक है, तो एनी पर्सन लाइबल बाय एन इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, कमिटेड बियॉन्ड मतलब इंडिया के बाहर करा, shall be dealt with under the code for any act committed beyond India। ठीक है, यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, बियॉन्ड इंडिया को हाईलाइट कर लेना आप। as if, ठीक है, as if such act had been committed within India। ठीक है, तो इंडिया के बाहर अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करे या कोई फॉरेनर अगर कोई फॉरेनर है जो इंडिया में इंडिया के अंदर मतलब कोई ऑफेंस करे, तो वो इस कोड के अंदर तो इंडिया में ट्राई होगा वो। ठीक है, तो उसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नीरज मोदी है, विजय माल्या है, उन्होंने इंडिया में ऑफेंस करा और बाहर भाग गए। ठीक है, तो इन सब के बहुत से एग्जांपल्स है। बहुत से लोग हो गए जो इंडिया में करते हैं ऑफेंस, और बहुत से पर्सन है जो इंडियन नेशन नहीं है, इंडियन नेशनल नहीं है, फॉरेनर है, यहाँ पे इंडिया में आते हैं, कोई ऑफेंस कर देते हैं, किसी के साथ फ्रॉड कर देते हैं, तो वो सब इस पेनल कोड के अंदर ट्राई होंगे। ओके, तो मेनली जो सेक्शन 2, 3, 4 है वो आईपीसी के जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। तो हम जो सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बोल रहा है, और इसी को एक्सटेंड कर रहा है सेक्शन नंबर 4। मूविंग टू सेक्शन नंबर 4, तो सेक्शन नंबर 4 बोलता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ठीक है, तो इस जो प्रोविजंस है इस कोड के, जो ऑफेंसेस है उनको कैसे मतलब एक्सटेंड कर रहा है। जो सेक्शन 3 के अंदर हमने पढ़ा कि वो फॉरेनर अगर कोई पर्सन अगर इंडिया में ऑफेंस करता है या कोई इंडियन नेशनल फॉरेन के अंदर जाके कोई ऑफेंस कर लेता है, तो वो इस पेनल कोड के अंदर ट्राई होगा। लेट सपोज कोई इंडियन सिटीजन है, वो अमेरिका में जाके कोई मर्डर कर देता है या ऐसा कोई ऑफेंस करता है जो आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, फ्रॉड कर देता है, किसी के साथ चीटिंग कर लेता है, इंडियन नेशनल अगर अमेरिका में करता है, तो भी वो भी ट्राई होगा आईपीसी के अंडर। अगर उनका अमेरिकन लॉ जो है उसको वो करेगा, आईपीसी की सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, इंडियन कोर्ट की में यहाँ पे उसकी ट्रायल होगी। ओके, तो सेम एज इन सेक्शन 4 extension of code to extraterritorial offenses, the provision of this code apply also to any offense committed by any citizen of India in any place without and beyond India। कहीं पे भी किसी भी प्लेस में इंडिया के अंदर या बियॉन्ड इंडिया, मतलब फॉरेन नेशन के अंदर भी कोई भी सिटीजन है जो इंडिया का, वो कोई ऑफेंस कर रहा है या तो इंडिया के अंदर या बियॉन्ड इंडिया, या एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन
किसी शिप पे, ठीक है, या कोई एयरक्राफ्ट, शिप के अंदर जो है वो मेनली मर्चेंट शिप एक्ट आ जाता है 1950 का, ठीक है। और कोई पर्सन ऐसे एयरक्राफ्ट के थ्रू भी मतलब के ऑफेंस कर रहा है जो इंडियन नेशन है, या इंडिया का रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट के अंदर कोई फॉरेन नेशनल कर रहा है, जैसे उसने हाईजैक कर लिया किसी पर्सन ने, कोई पाकिस्तान का पर्सन आके इंडियन एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लेता है, या शिप के ऊपर मतलब के जो पायरेट्स आ जाते हैं इंडियन शिप के ऊपर, तो वो मर्चेंट शिप एक्ट के थ्रू रेगुलेट होगा, और आईपीसी के थ्रू भी उसकी पनिशमेंट चलेगी, ठीक है। थर्ड, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। कोई भी पर्सन जो इंडियन सिटीजन है या फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन से मतलब किसी कंप्यूटर सोर्सेज है जो इंडिया के अंदर उसको टारगेट करता है, ठीक है, किसी के साथ फ्रॉड करते हैं जो आजकल बहुत से चल रहे हैं, जॉब फ्रॉड्स हो गए, LIC स्कैम्स हो गए, बहुत से स्कैम्स जो फॉरेन नेशन से करते हैं, बहुत से क्रिप्टो स्कैम्स भी करते हैं, कंप्यूटर पे लिंक्स आते हैं, लोग लिंक पे क्लिक करते हैं, लोगों के पैसे डेबिट हो जाते हैं। तो ये सब जो स्कैम्स है, या कोई हैक कर लेता है, किसी की प्रोफाइल हैक कर लेता है, किसी के गूगल अकाउंट या जो फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सअप, ये सब कोई पर्सन हैक कर लेते हैं, तो इन सब रिसोर्सेज के जो होंगे वो आईपीसी के थ्रू उनके पनिशमेंट गवर्न होंगे, ठीक है। Explanation: in this section the word offense include every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this code, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड ऑफेंस है वो इंक्लूड करता है हर वो एक्ट जो कमिट हुआ है आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर हुआ है, विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड, अगर वो इंडिया में कमिट हुआ होता तो वो पनिश होता, डेफिनेटली पनिश होता है इस कोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड ऑफेंस के बारे में बता रहा है कि कोई भी एक्ट है अगर आउटसाइड इंडिया हुआ हो या इनसाइड इंडिया हो तो भी मतलब कि वो पनिशेबल इंडिया आईपीसी के थ्रू ही होगा, इस कोड के थ्रू ही होगा जो 1860 का कोड है, ठीक है। यहाँ पे जो बी पॉइंट में है, द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्सेज शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट इन क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर रिसोर्स की एक डिटेल जो डेफिनेशन है, अगर आप देखेंगे सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 जो के है आईटी एक्ट का, उसके अंदर कंप्यूटर रिसोर्सेज की एक बहुत डिटेल डेफिनेशन दे रखी है कि कंप्यूटर रिसोर्स में क्या क्या इंक्लूड होंगे, क्या क्या चीज़ें जो हम देख रहे हैं जो बता रहे हैं वो सब डिटेल्स वहाँ से ली जाएगी कि ये ऑफेंसेस कंप्यूटर रिसोर्सेज किस किस को डिफाइन कर रखा है, वो सब चीज़ें हम वहाँ से देखेंगे। लेकिन जो ऑफेंस अगर होगा पनिश, वो आईपीसी के थ्रू पनिश होगा। तो ये आईटी एक्ट जो सेक्शन 2(1) के आप यू शुड रिमेंबर दैट, अगर कोई क्वेश्चन अगर आ सकते हैं कि कौन से कंप्यूटर रिसोर्सेज डिफाइंड इन आईपीसी, तो एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्सेज किस तरह से डिफाइंड होगा, तो सेक्शन 2(1) के जो है कंप्यूटर रिसोर्सेज के लिए है, ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन युगांडा, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ, ठीक है। अगर कोई एक सिटीजन है, वो इंडिया का सिटीजन है और मर्डर करता है युगांडा में, ठीक है, तो उसको हम ट्राई कर सकते हैं और कन्विक्ट कर सकते हैं आईपीसी के थ्रू, और इंडिया में ट्राई कर सकते हैं उसको और कन्विक्ट करेंगे जो इंडिया में पनिशमेंट है मर्डर की, ठीक है। और युगांडा का लॉ फिर बाद में मतलब कि वो अपना लॉ हम बाद में गवर्न होगा, अगर उसने युगांडा में करा, पहले हम आईपीसी के थ्रू जो हमारा लॉ है उसके थ्रू उसको गवर्न करना पड़ेगा कि क्या है उनका लॉ, और फिर उसको देखेंगे तो आईपीसी प्रिवेल करेगा उनके लॉ के यहाँ, ठीक है। ठीक है, तो इंडियन शिप पे भी अगर कोई फॉरेनर मर्डर करता है या एयरक्राफ्ट पे करता है तो उसको भी मतलब के इंडिया में ट्राई करेंगे, या कंप्यूटर रिसोर्सेज जो हो गया उसको भी हम ऐसे ही ट्राई करेंगे, ओके। मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 5, तो चैप्टर 1 का जो सेक्शन नंबर 5 है वो बोलता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट, ठीक है। कुछ ऐसे लॉज है जो मतलब के इफेक्ट नहीं, उन पे इफेक्ट नहीं होगा इस एक्ट के कारण, ठीक है। नथिंग, देखो सबसे पहले नथिंग जो है ये बेयर लैंग्वेज जो नेगेटिव स्टार्ट हो रही है,
नेगेटिवली बोल रहा है, हमको इसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करना है। तो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डेजर्टेशन। ठीक है, फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डेजर्टेशन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। ठीक है, तो आप इसको जैसे पढ़ रहे हैं, तो नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डेजर्टेशन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां तक इसको नथिंग को एक नेगेटिव पॉइंट में लीजिए। ठीक है, फिर सेकेंड जो पैराग्राफ है उसको ऐसे पढ़ना, नथिंग इन दिस एक्ट और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। ठीक है, ये दूसरा पार्ट नेगेटिव है। बेयर एक्ट को कैसे रीड करना है आपको, तो ये चीज देखनी है आपको। तो मैं पहले बताता हूँ, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डेजर्टेशन ऑफ ऑफिसर। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ ये बोल रहा है कि अगर कोई ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय है, ठीक है, और उसने कोई डेजर्टेशन करा वहाँ पे, मतलब कि किसी फॉरेन कंट्री में या किसी फॉरेन शिप पे या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, मतलब कि उसने कोई डेजर्टेशन करा, वहाँ के मतलब लॉज को हार्म करा, वहाँ के कुछ मतलब कि सूचना दे दी या ऐसा कुछ करा उसने। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय होना चाहिए, सोल्जर, ऑफिसर, सेलर और एयरमैन के लिए ये लागू होगा, ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, नथिंग इन दिस एक्ट शैल और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट में ये बोल रहा है कि उस समय जो वहाँ के एक्ट चल रहे हैं, लेट सपोज युगांडा में किसी सोल्जर ने मतलब कि डेजर्टेशन करा, ठीक है, डेजर्टेशन कर दिया किसी सेलर ने करा, ठीक है, और युगांडा का एक्ट मतलब कि वहाँ पे उसके ऊपर चल रहा है, तो वहाँ आईपीसी लागू नहीं होगा उस पर। ये जो सेक्शन 5 है बस यही बोलना चाहता है कि अगर किसी इंडियन नेशन होना चाहिए, और मेनली फॉर ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन, मतलब आर्मी के जो आर्मी नेवी के और या एयरफोर्स के जो पर्सनस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब के सर्विस में है, नॉट इन द मर्चेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में होना चाहिए, मर्चेंट ऑफ इंडिया में लागू नहीं होगा ये। अगर वो कोई फॉरेन कंट्री में जाके या किसी फॉरेन शिप पे या किसी फॉरेन एयरक्राफ्ट पे मतलब कोई ऐसा काम कर देते हैं जो मतलब आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, ठीक है, मतलब वहाँ के एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशेबल है, ओके, दैट्स विल मीन आईपीसी के अंदर पनिशेबल नहीं होगा, वहाँ के एक्ट के थ्रू पनिशेबल है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आईपीसी प्रिवेल नहीं करेगा, वहाँ पे उनका एक्ट पहले लगेगा, फिर आईपीसी के अंदर अगर कोई प्रोविजन होगा तो वो बात है। मेनली ये सेफ्टगार्ड देता है हमारे सोल्जर, ऑफिसर और सेलर, बिकॉज दे वर फाइटिंग फॉर आवर कंट्री। और हो जाता है बहुत सी अदर कंट्रीज होती है जो नहीं चाहती है कि हम आए करें हमारे सोल्जर, सेलर, तो उनके ऊपर कुछ पेनल्टीज लगा देती है। बहुत सी बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि कुछ इंडियन सोल्जर्स ने श्रीलंका के फिशर्समैन को मार दिया, ऐसा कर दिया। तो वो भी लोग हैं जो फिशरमैन्स, और बहुत से लोग हैं जो मतलब के रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ते हैं, तो उन सब पे फिर मतलब के क्या होगा, तो फिर वो है कि उसके अंदर अगर से आईपीसी प्रिवेल नहीं करता है, जो श्रीलंकन लॉज है या और अदर कंट्रीज के लॉज हैं वो प्रिवेल करेंगे आईपीसी के ऊपर। ओके, ठीक है, जो भी स्पेशल और लोकल लॉज होंगे वो प्रिवेल करेगा आईपीसी के ऊपर, आईपीसी के थ्रू गवर्न नहीं होगा, सेक्शन नंबर 5। ओके, सो वी हैव डन विद द चैप्टर नंबर 1। ओके, एंड चैप्टर 2 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन। तो चैप्टर 2 में जो है सेक्शन 6 से हम करेंगे डील। तो सेक्शन 6 बोलता है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। ओके, तो यहाँ पे जो सेक्शन 6 में है जनरल एक्सप्लेनेशन के अंदर मेनली ये डील कर रहा है, जो चैप्टर आप नीचे देखेंगे तो जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर 4 है आईपीसी का, जो 76 से 106 जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है, तो इन सब चीज़ के बारे में वो बता रहा है। तो इसमें ये दे रखा है, थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exceptions। तो ये बोल रहा है कि इस पेनल कोड में जितनी भी डेफिनेशन है ऑफेंसेस की,
और जो पेनल प्रोविजन के अंदर इलस्ट्रेशन है, तो उन्हें ऐसा मान लिया जाएगा कि वो चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस के अंदर है। तो इन सारे इसके अंदर यही ये सेक्शन बोल रहा है कि जो भी डेफिनेशंस है, जो भी इलस्ट्रेशन है इस पेनल प्रोविजंस के अंदर ऑफेंसेस की, उनको अब हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि ये सब डेफिनेशन जनरल एक्सेप्शंस के अंदर जो सेक्शन नंबर 76 to 106 में दे रखा है उसके अंदर है। ओके, थ्रू दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, पेनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। दूसरा ये बोल रहा है कि हर ऑफेंसेस के नीचे या पेनल प्रोविजंस के नीचे हम ये नहीं बार बार मेंशन नहीं करेंगे कि ये जनरल एक्सेप्शंस के अंदर दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो बार बार हर डेफिनेशन के अंदर या हर इलस्ट्रेशन के नीचे हम ये मेंशन ना करें, उसके लिए हम बाय डिफॉल्ट ही मान लेंगे कि ये डेफिनेशन या ये इलस्ट्रेशन जो इस पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर ऑफेंसेस की पनिशमेंट बता रहा है, तो उस चीज को हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि ये सब डेफिनेशन और इलस्ट्रेशन चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस में दे रखी है, जो चैप्टर 4 है आईपीसी का, सेक्शन 76 से 106 जो है इसके अंदर। और जिसमें ये नीचे जो लाइन दे रखी है, थ्रू दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, पेनल प्रोविजंस और इलस्ट्रेशन। ओके, तो ये यही बोल रहा है कि हर ऑफेंस के नीचे या इलस्ट्रेशन के नीचे मेंशन नहीं करा जाएगा कि ये डेफिनेशन जनरल एक्सेप्शंस के सब्जेक्ट में होगी, या बार बार नहीं लिखा जाएगा कि ये एक्सेप्शंस जनरल एक्सेप्शन के सब्जेक्ट के अंदर नहीं है। ओके, तो एक बार ही मेंशन कर दिया जाएगा ये, और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सेक्शन नंबर 6 की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुछ इलस्ट्रेशन है वो देखते हैं। इलस्ट्रेशन, तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन 1A, the sections in this code which contain definition of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offences, but the definition are to be understood subject to the general exception which provide that nothing shall be an offence which is done by a child under 7 years of age। तो इस सेक्शन के अंदर या इस कोड के अंदर कोई भी ऐसी डेफिनेशंस नहीं दे रखी है ऑफेंस की जहाँ पे मतलब कि ये एक्सप्रेस करा गया हो कि 7 साल से जो कम का बच्चा है उसने मतलब कि 7 साल से कम का बच्चा है वो ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता। ठीक है, कहीं पे भी ये नहीं दे रखा है कि भाई 7 साल के बच्चे का ऑफेंस पनिशेबल है या नहीं पनिशेबल है। ठीक है, ये हमको पर्टिकुलरली अंडरस्टूड करना होगा जो जनरल एक्सेप्शंस में दे रखा है। तो जनरल एक्सेप्शंस में ये दे रखा है कि जो 7 साल से कम वाला जब 7 साल से कम एज वाला बच्चा है उसने अगर कोई भी ऑफेंस करा है तो वो पनिशेबल नहीं है आईपीसी के अंदर। दैट्स इट। तो ये सेक्शन 6 के अंदर यही बोला जा रहा है कि कहीं पे भी अगर हमको कहीं पे मेंशन हो रहा है, किसी भी डेफिनेशन में लग रहा है, किसी केस में लग रहा है कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑफेंस 7 साल के कम बच्चे ने करा है, तो उस ऑफेंस को पनिशेबल नहीं माना जाएगा आईपीसी के अंदर। ओके, ठीक है, आईपीसी के अंदर नहीं मानेंगे। इसमें अगर जो जुडिशियल मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हर बार। अगर कोई इलस्ट्रेशन से अगर क्वेश्चन पूछे, ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पे आपको ये लिख सकते हो कि द 7 ईयर बिलो 7, जो 7 साल से कम एज का बच्चा है वो लाइबल नहीं होगा पनिशमेंट के लिए ड्यू टू द एक्सेप्शन वाज गिवन इन जनरल एक्सेप्शंस। बस वो एक्सेप्शन जनरल एक्सेप्शन में दे रखा है, उसलिए 7 साल से कम वाला बच्चा ऑफेंस के लिए पनिशेबल नहीं होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से, और इंटरव्यूज में भी बहुत बार पूछा जाता है कि 7 साल से कम वाला बच्चा को हम सजा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो ये आईपीसी के थ्रू बस हमको ये आंसर देना है कि सर अंडर आईपीसी in chapter number 4th of general exception from section 76 to 106 it was mentioned that child below the age of 7 years was not punishable under IPC। ठीक है, ओके। सेकेंड इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। a police officer without warrant apprehends Z who has committed murder। Here A is not guilty of the offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z
and therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, बिना वारंट के वो क्या करता है, जेड को अरेस्ट कर लेता है, अप्रेंट कर लेता है। जेड मतलब कि उसने कोई मर्डर कमिट करा है। ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ए के ऊपर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस नहीं लगेगा क्योंकि इट वाज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, किसी ने अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है, बाय डिफॉल्ट आई इंट्रोड्यूस दैट इन सीआरपीसी, आप जाएंगे तो देखेंगे जहाँ पे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के एक्यूज को अरेस्ट कर सकते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वारंट शुड बी मस्ट, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट की जरूरत नहीं है। सीधा पुलिस वाले को लगता है कि हाँ ये भाई ये कोई अपराध करने वाला है या ऐसा करने वाला, कभी भी अरेस्ट कर सकता है उसको। ठीक है, तो मर्डर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस वाला अपनी अथॉरिटी में अपने जो लॉ के अंडर मतलब वो फंक्शन कर रहा था, तो वो पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। Therefore, the case falls within the general exception within provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. ठीक है, तो इसमें हम जनरल एक्सेप्शंस में ऑलरेडी हम उनको मेंशन कर रखा है कि कोई भी पर्सन अपनी ड्यूटी बाउंड है, जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उस पर्सन को हम उस पर्सन के खिलाफ, मतलब जो पुलिस ऑफिसर हो गया या और कोई आर्मी मैन या कोई और सर्विसमैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर्सन को हम वहां पे ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं मानेंगे। ये जनरल एक्सेप्शंस में दे रखा है। जो लॉ के द्वारा बाउंड होगा वो अरेस्ट कर सकता है। ओके, इसमें एक केस हुआ था, केस का नाम मैंने मेंशन नहीं करा है, इफ यू कैन नोट डाउन, धन सिंह केस हुआ था, एक DHAN धन सिंह केस हुआ था। तो यहाँ पे ये बोला गया था धन सिंह में कि बर्डन ऑफ प्रूफ डज नॉट लाई ऑन द कल्प्रिट। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो एविडेंस एक्ट में सेक्शन 105 में हम पढ़ते हैं, वो बोल रहा है कि धन सिंह केस में बोला था कि बर्डन ऑफ प्रूफ कल्प्रिट के ऊपर लाई नहीं करेगा। प्रूफ करने का बर्डन कल्प्रिट के ऊपर नहीं होता है कि पर्टिकुलर सेक्शन जनरल एक्सेप्शन में आता है या नहीं आता है। कल्प्रिट को क्या पता है कि भाई ये सेक्शन आता है कि या नहीं आता है। तो ये ड्यूटी होगी, अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस करा या किसी कल्प्रिट ने ऑफेंस करा, तो ये कोर्ट की ड्यूटी होगी कि उससे बताए। ठीक है, एडवोकेट्स की ड्यूटी होगी उससे बताया कि भाई ये पर्टिकुलर सेक्शंस में जिन्हें तो ऑफेंस करा है, जैसे 420 करी, चीटिंग करी है, या 302 मर्डर करा है, या किसी का रेप करा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शंस में उसको बताना पड़ेगा। कोर्ट की ड्यूटी बाउंड है, कोर्ट ड्यूटी बाउंड होगा, एडवोकेट्स ड्यूटी बाउंड होंगे कि उससे बताया कि ये पर्टिकुलर सेक्शंस जनरल एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, और एक्यूज को जनरल जो है चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट भी मिल सकता है इसके अंदर। ओके, और सेक्शन 6 जो है शुड बी रीड विद सेक्शन, इसी केस में बोला गया था कि सेक्शन 6 शुड बी रीड विद सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। ठीक है, और सेक्शन 6 ओवरराइड नहीं करेगा सेक्शन 105 को। 105 अपन पहले ऊपर रखेंगे, उसका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको देखेंगे, और फिर सेक्शन 6 का मतलब हम बेनिफिट लेंगे। ओके, सेक्शन 7 मैंने मेंशन नहीं करा है। इफ यू गो फॉर द बेयर एक्ट, अगर आपके पास बेयर एक्ट है, प्लीज सी इन दैट। सेक्शन 7 बात करता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। So every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation. ठीक है, तो सेक्शन 7 ये बोलता है, ये सेक्शन 7 जो बेस मेनली बेस है एक मैगजीम के ऊपर। इफ यू कैन राइट इट, द मैगजीम इज एक्सप्रेसो यूनियस EST एक्सक्लूजो अल्ट्रियस। एक्सप्रेसो EXPRE SSIO, Unius UNIUS, EST and Excluso EXCLUSIO
Altrios, Alterius, Altrios. This magazine means mention of one thing is exclusion of another thing. ठीक है, किसी चीज को आपने एक बार मेंशन कर दिया है, उसका मतलब है कि भाई किसी पर्टिकुलर चीज को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, तो पूरे कोड में डेफिनेशन दे दी है जेंडर की, इलीगल की. जो डेफिनेशन दे दी है उन्हें बार बार रिपीट नहीं करा जाएगा कि आपने एक बार जो डेफिनेशन दे दी उनको बार बार रिपीट नहीं करा जाएगा. एक बार कहीं पे पर्टिकुलरली आपने मेंशन कर दिया किसी डेफिनेशन के अंदर कि ये जेंडर की डेफिनेशन है, या ये इलीगल की डेफिनेशन है, या ये पब्लिक सर्वेंट की, या किसी की भी डेफिनेशन है, एक जगह कहीं पे भी मेंशन करना है जो डेफिनेशन पार्ट में है पेनल कोड में, कहीं पे भी जैसे डेफिनेशन पार्ट में देखेंगे ये अपन वहां पे मेंशन कर दी, बार बार कहीं पे भी उसका जिक्र होता है, जैसे सेक्शन 400, 511, 510, 509 में अगर इसका जिक्र हो जाए, फिर बार बार थोड़ी आप मतलब कि उस लाएंगे. उस पर्टिकुलर सेक्शन में एक बार दे दी उन्होंने डेफिनेशन कि भाई मैन क्या है, वुमेन क्या है, जेंडर क्या है. ओके, उस सेक्शन को ही बार बार रिपीट ना करा जाए. तो सेक्शन 7 यही बोलता है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, उसको बार बार रिपीट ना करा जाए. ओके, सेक्शन 8 जेंडर की बात करता है. तो यहाँ पे जेंडर जो है, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल. ठीक है, तो आईपीसी में जहां भी हमने ही का यूज करा है, वो टर्म है ना दोनों मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए यूज होगा. यहाँ पे ही मीन्स मेल एज वेल फीमेल ऑल्सो. ओके, तो ही एक डेरिवेटिव यूज होगा किसी पर्सन के लिए, अगर हम यूज कर रहे हैं तो मेल और फीमेल दोनों के लिए वो यूज होगा. Section 9 talks about number. Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number includes the plural number, and words importing the plural number includes the singular number. तो वर्ड्स जो मतलब कि सिंगुलर नंबर बताते हैं वो इंक्लूड करेंगे प्लूरल नंबर्स को, और जब वर्ड इंपोर्ट करते हैं प्लूरल नंबर को वो इंक्लूड करेंगे सिंगुलर नंबर्स को. तो ये इसका मतलब सिंगल मतलब है भाई सिंगल किस नंबर को अपन बता रहे हैं तो प्लूरल नंबर भी बताएगा, और प्लूरल नंबर किसी को बोल रहे हैं तो वो सिंगुलर नंबर भी बताएंगे. ओके, नंबर हो गया. ओके, सेक्शन 10 में मैन और वुमेन की डेफिनेशन दे रखी है. तो द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, एंड द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज. ठीक है, मैन कौन होगा, मेल ह्यूमन बीइंग होगा किसी भी एज का, और वुमेन कौन होगी, किसी भी एज की फीमेल ह्यूमन बीइंग होगी किसी भी एज की. ओके, तो इसमें एक केस लॉ लिखिए आप, केत वर्सेस मेजर सिंह. केस वर्सेस मेजर सिंह एक केस था, तो उसमें ये दे रखा था वुमेन्स मीन्स ऑफ एनी एज. एक फीमेल जो मतलब कि जो अभी नॉट अनबोर्न चाइल्ड बट अ बोर्न चाइल्ड, जो अभी बिल्कुल इन्फेंट जो नया जन्मा है, उसको भी हम इस आईपीसी की डेफिनेशन में वुमेन मानेंगे. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था, केत वर्सेस मेजर सिंह. वुमेन मीन्स ऑफ एनी एज, किसी भी एज की जो फीमेल होगी उसे हम वुमेन मानेंगे. ओके, okay, that's it. Thank you. We will discuss further in the next lecture.